आदमी सर, बहुत स्वागत जी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की हम लोग बात कर रहे थे कि एक तरफ राहुल गांधी का ये ऐलान, दूसरी तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के उस विवाद का सुलझ जाना जो मुसीबत के तौर पर, जिसको मुसीबत के तौर पर देखा जा रहा था कांग्रेस के लिए, और भाजपा इसको अपने लिए अवसर के तौर पर देख रही थी। वहीं एक तो इस पर आपकी टिप्पणी, और दूसरा इसके साथ साथ एक संक्षेप सवाल इसमें जोड़ देता हूं। जो पहलवानों ने अनाउंस किया थे वो गंगा में मेडल को बहाने के लिए, तो क्या थोड़ा सा उस पर भी आप अपना जो है अपनी रोशनी उस पर भी डालते चलिएगा। जी, मैं पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात आपसे करूंगा। राजस्थान में इस टाइम जो गहलोत और सचिन पायलट के बीच का डिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की मुख्यमंत्री बनने की लालसा को लेकर है। क्योंकि पीछे जब आपने देखा अशोक गहलोत को प्रेसिडेंट बनाने की कांग्रेस में कवायद की गई और उसके बाद उन्होंने माफी मांग के कहा कि मैं उसमें प्रेसिडेंट नहीं बन सकता और खड़गे साहब प्रेसिडेंट बने। वो कांग्रेस के लिए बूंद साबित हुआ, क्योंकि कर्नाटक के इलेक्शन में खड़गे साहब की बहुत अहम भूमिका रही सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को बैलेंस करने की। अगर खड़गे साहब प्रेसिडेंट नहीं होते तो कर्नाटक के इलेक्शन में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के ज्वाइंट कैंपेन में शायद दिक्कतें आ सकती थी। उसी तरीके से अब कांग्रेस में कवायद ये शुरू हो गई कि किस तरीके से गहलोत साहब की और सचिन पायलट की बीच की दूरियों को खत्म किया जाए, क्योंकि इलेक्शन इस बार बहुत कांटे का है। राजस्थान में मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी भी काउंट करें, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी आज की डेट में प्रमुख विषय नहीं है। प्रमुख विषय जिस तरीके से राजतंत्र स्टैब्लिश करके राजदंड दिया जा रहा है और लोकतंत्र और लोक लज्जा की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस पे मामला ज्यादा बैठ रहा है। क्योंकि कर्नाटक में भी इलेक्शन में आपने देखा कि 40% सरकारा, जो 40% कमीशन की सरकार थी, उसको लोगों ने बता दिया कि बीजेपी चाहे कितनी पॉपुलर हो देश में, कर्नाटक में अगर लोकल मुद्दों पे काम नहीं करेंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट करप्ट होगी तो लोग वहां के वोट नहीं करेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत ने जो हेल्थ कार्ड बना के लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स दिए हैं कि कोई भी बीमारी जिसमें इलाज कराने की संभावना हो, कि इलाज अगर ना हो तो आदमी की मृत्यु हो सकती हो, तो उसमें पहले इलाज किया जाएगा और बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल में पैसे मांगे जाएंगे। उससे उनको काफी गुडविल मिली है। दूसरी बात, अशोक गहलोत ने वहां पे सामाजिक न्याय के विषय में काफी काम किया है और उनकी सरकार के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम नहीं है जिसमें कोई करप्शन का मामला हो या भाई भतीजावाद का मामला हो या जातिवाद का मामला हो। तो सक्षम नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत इस इलेक्शन में, बशर्ते सचिन पायलट उनके हाथों को मजबूत करें। और अगर विभाजन की राजनीति होगी तो राजस्थान में कांग्रेस का नुकसान हो सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, राहुल गांधी कह ही चुके हैं कि कर्नाटक में उन्होंने 135 सीटें जीती थी और यहाँ पे उनका आकलन 150 का है। मेरा आकलन यह है कि मध्य प्रदेश में 114 सीटें पिछले इलेक्शन में आई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां से जो है अलग करके कांग्रेस से, और फिर वहां पे सरकार जो है वो शिवराज चौहान ने बनाई थी। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पोजीशन भी जो वहां पे है वो काफी मजबूत नहीं है। और पीछे सुनने में ये भी आ रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं पे बीजेपी से नाखुश हैं और सकता है बीजेपी पार्टी छोड़ दें। अगर वो बीजेपी पार्टी छोड़ते हैं इलेक्शन से पहले तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कांग्रेस का 114 सीटों पे सरकार ना बना पाना, कहीं लोगों में ये है कि हमने उनको वोट दिया उसके बाद भी सरकार नहीं बनी, तो हो सकता है 10% अगर हम उनको मान के चलें कि एक्स्ट्रा सीटें आएंगी तो 124-25 तो कहीं नहीं गई। हालांकि राहुल गांधी ने 150 का आंकड़ा दिया है, तो 124-25 में भी मध्य प्रदेश में मुझे तो कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। अगर कुछ ऐसा ना हो जाए जिसमें कोई नया विषय निकले, अभी तक तो कांग्रेस मजबूत है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। अब बात आ जाती है पहलवानों पर। पहलवानों ने कल रात को हम लोग की एसकेएम की मीटिंग में 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 10 बजे तक, इनफैक्ट हम लोग की 8 बजे से 9:45 तक मीटिंग चली। उसमें हमारे साथ थे बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने हमें यही कहा कि आप जो भी प्रोग्राम लगाएंगे हम आपके साथ हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम खिलाड़ी हैं, हम आंदोलनकारी नहीं है, आंदोलन लड़ना हमें आता नहीं है। हमने कॉल दी थी पंचायत की, महापंचायत की, महिला सम्मान महापंचायत की, पर कहीं ना कहीं हम दिल्ली पुलिस के मंशों को हम रीड करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्होंने 24 घंटे पहले ही लोगों को नजरबंद करना शुरू कर दिया, बॉर्डर सील करने शुरू कर दिए। और हम लोगों को उन्होंने यही कहा कि हम आपको महापंचायत करने देंगे। पर चौंके 11:30 बजे जब वो निकलने लगे तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन करके उनको वहां से उठा लिया
और उसके बाद वहां पे उनका धरना उठा लिया, तो उससे वो काफी शुभ थे। तो हमने उनको कहा कि आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा और देश की सारी खापें आपके साथ हैं। हमने 1 तारीख का प्रोग्राम दिया है कि 1 तारीख को सारे जिला मुख्यालयों पर और तहसील मुख्यालयों पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, और 5 तारीख को अयोध्या में जो ब्रिजभूषण शरण सिंह का कार्यक्रम पॉक्सो एक्ट को लेकर उसमें संशोधन की जो बात वहां के संत समागम वाले लोग कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि इस केस में कंप्लायंस हो, एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई हो। पर यहाँ पे जो आरोपी है वो क्योंकि 6 बार का मेंबर पार्लियामेंट है, लोकसभा सदस्य है, तो वहां पे वो ये कवायद कर रहा है कि पॉक्सो एक्ट में ही चेंजेस ले आए जाए कि एक्यूज को जब अरेस्ट किया जाए जब उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हो। तो इसका मतलब है कि देश में अभी तक जितने भी पॉक्सो एक्यूज अरेस्ट हुए हैं उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा जब अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट गए थे तो बेसिक स्ट्रक्चर पर उन्होंने ये कहा था कि ऑपोजिशन रूल स्टेट्स और ऑपोजिशन एमपीज को प्रताड़न किया जा रहा है ईडी सीबीआई आईटी द्वारा, और ऐसा प्रताड़न ना हो जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लगा के या तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है या उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इसमें कोई ब्लैंकेट जजमेंट नहीं दे सकते, हम इतना कर सकते हैं कि आप केस बाय केस हमारे पास आइए और आप रिलीफ की गुहार कीजिए और हम आपको रिलीफ देंगे। तो ये परफेक्ट केस है कि एक लॉ मेकर जो एक्यूज्ड है एक पॉक्सो केस में, वो उस पॉक्सो एक्यूज के परिवार द्वारा ये इस तरह के बयान दिलवाता है कि वो लड़की जो है नाबालिग नहीं है या उन लोगों को पता नहीं है, वो लोग गलत कर रहे हैं। तो इसका मतलब है विटनेसेस को हॉस्टाइल किया जा रहा है, जो कंप्लेनेंट्स हैं उस पर प्रेशर डाला जा रहा है, और यहां तक कि वो ये भी धमकी दे रहा है कि मैं पॉक्सो के रूल्स जो है वो लॉ में बदले जाने चाहिए, और उसके खिलाफ कवायद कर रहा है। इसी के विरोध में आज सुबह 11 बजे एक चिट्ठी आई जिसमें पहलवानों ने ये आग्रह किया कि क्योंकि अब हमारा जो विश्वास है वो इस सरकार से, इस लोकतंत्र से, न्याय प्रणाली से और कार्य प्रणाली से उठ चुका है, तो हम अपने मेडल हरिद्वार की गंगा में बहाने जा रहे हैं, और उसके बाद हम सत्याग्रह करेंगे, इंडिया गेट पे बैठ के आमरण अनशन करेंगे। हालांकि हमारी एक टीम हरिद्वार में है, मात्र सदन के शंकराचार्य उनसे मिलेंगे, हम उनसे आग्रह करेंगे, उनको ये काम करने से रोकेंगे, क्योंकि ये मेडल जो है वो उन्होंने अपनी मेहनत से जीते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से जीते हैं। इसमें देश को उन्होंने गौरवान्वित किया है। उनका कोई मतलब नहीं बनता कि वो मेडल्स जो हैं वो पानी में बहाएं या उसका उसका अस्थि विसर्जन करें। हम उनको पूरी कोशिश करेंगे, और हमने ये भी ऐलान किया है कि हम तमाम दिल्ली के आसपास के जितने गांव और क्षेत्र हैं उनमें हम पंचायतें करेंगे। पंचायतें करके हम एक बड़ी कॉल देंगे आने वाले समय में, जिसमें जितने भी खेतीहर किसान, मजदूर, हमारे दलित साथी, हमारे शोषित वर्ग के साथी और महिलाएं, नौजवान और सारे संगठन मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम तय करेंगे, और इस सरकार से हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हमने उनसे आग्रह किया है, आज शाम को हमारी टीम हरिद्वार में पहुंचेगी और शंकराचार्य भी उनसे मिलेंगे, और हमारी कोशिश यही है कि ऐसा ना होने पाए। जी आदित्य सर, जैसा कि अभी डॉक्टर अनूप बता रहे थे योजनाओं को लेकर के जो बात हम लोग कर रहे हैं, उसी तरीके का माहौल फिलहाल जो है वो राजस्थान में भी देखा जा रहा है। आपसे हम लोग थोड़ी राजस्थान की बात कर लेते हैं। सिलेंडर की बात अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, पुरानी पेंशन के लिए उन्होंने आज भी बोला है ये चीज कि हम केंद्र की सरकार पर भी इसको लेकर के दबाव बनाएंगे। इसके साथ साथ तमाम और कई सारी योजनाएं भी हैं। सबसे बड़ी जो उनकी समस्या थी, एक तरफ योजनाओं की घोषणाएं लोगों से कनेक्ट करने के लिए हो रही हैं, वो ठीक है। जो सबसे बड़ी समस्या सचिन पायलट को लेकर के थी, उसको भी पार्टी ने अब सुलझा लिया है। ऐसे में जो माहौल है वहां पर, वो अगर बदलता है, और जो समीकरण, हालांकि वहां का जो अभी तक का इतिहास जो देखा जाता है कि 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, अब अगर ये चीजें प्रभावी हो पाती हैं, कांग्रेस सत्ता में वहां पर लौट आती है, तो एक तो जो कांग्रेस के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण होगा, और दूसरा जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं उस पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक छोटा आंसर उसमें, फिर हम लोग रविकांत सर के पास जरा राजस्थान की बात भी कर लेंगे। मेरा ये कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं, वो मास वोट बेस्ड पार्टी है। जब भी आपने इलेक्शन देखा होगा कांग्रेस का, सन 84 से लेके 84 में, फिर 89 में, फिर उसके बाद भी, और जो यूपीए की 2 सरकार आई, यूपीए 1-2,
उसमें कांग्रेस अपनी नीतियों पर चलती है। जब लिबरलाइजेशन का टाइम आया और पीवी नरसिम्हा राव ने लिबरलाइजेशन की बात की, उसके बाद से मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से लोगों ने उन पे वोट दिए और अर्थव्यवस्था ठीक भी हुई। जीडीपी ग्रोथ 8% 9% थी, जिसका प्रभाव स्टेट्स पे भी पड़ा। एक बात आपको ये समझ लेनी चाहिए कि अगर स्टेट्स मजबूत नहीं होंगी तो केंद्र भी मजबूत नहीं होगा। आज जो केंद्र हिला हुआ दिखाई, आज जो दिल्ली का सिंहासन हिला हुआ दिखाई दे रहा है और संघोल उनको नई पार्लियामेंट में जिस तरीके से उनको धर्म संसद का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी सरकार की मान्यता दिखाने के लिए, तो ये बड़ा क्लियर कट एक व्यू है कि स्टेट्स जो है वो ठीक नहीं कर रही, उनकी अर्थव्यवस्था खराब है। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में बीजेपी के पास लीडरशिप है कहाँ? वसुंधरा राजे एक लीडर थी जो वहां पे सत्ता को संभालती थी और सारी चीजों को मजबूत करती थी। वसुंधरा राजे को कमजोर करने का काम बीजेपी की पार्टी ने किया है। सचिन पायलट के भी आरोप है वसुंधरा राजे की सरकार पे कि उनके करप्शन के मुद्दों को अशोक गहलोत ने छुपाया और उन पे किसी तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाए। पर बात यह है कि बीजेपी के पास आज की डेट में लीडरशिप नहीं है, जबकि कांग्रेस की लीडरशिप अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी तरह स्टैब्लिश की है। और जैसे कि प्रोफेसर रविकांत ने कहा, सोशल जस्टिस पर कांग्रेस अब फ्रंट फुट पे नजर आ रही है। जाति जनगणना, ओआरओपी और कॉम्पनसेटरी वेलफेयर मैकेनिज्म जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शुरू किया था, उसको हिमाचल में इम्प्लीमेंट किया गया, कर्नाटक में इम्प्लीमेंट किया गया। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस लीड लेती नजर आ रही है, जिसमें उसने ये कहा है कि वो 500 रुपए में सिलेंडर देगी, बेरोजगारों को भत्ता देगी, महिलाओं को सम्मान निधि देगी और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए तमाम कार्यक्रम उन्होंने दिए। जो मामला था ओल्ड पेंशन स्कीम का, वो हिमाचल में भी बहुत अच्छी तरीके से काम आया और हो सकता है कि राजस्थान में भी उसका असर मिले, कि राजस्थान से बहुत सारे लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में, सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में काफी मात्रा में लोग हैं जो ओपीएस से प्रभावित होंगे। छोटा राज्य है, जैसे कि पिछले इलेक्शन में आपने देखा कांग्रेस और भाजपा में कोई ज्यादा वोटों का परसेंटेज का ज्यादा फर्क नहीं था, तब भी कांग्रेस के पास सीटें ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी सरकार बनी। इस दफा भाजपा की परफॉर्मेंस पिछली बार से तो बेहतर रहेगी जरूर, पर वो सरकार बना पाएगी या ना बना पाएगी ये तो वक्त बताएगा। पर जो आज डर का माहौल है और जिस तरीके से आपने देखा कि एक हमारी जो राष्ट्रपति हैं, जो एक पिछड़े वर्ग से आती हैं और महिला हैं, उनको पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन में बुलाया नहीं गया, जबकि फर्स्ट सिटीजन माना जाता है राष्ट्रपति को इस देश का। तो ये महिला का अपमान नहीं है, ये दलित, पूरे दलित समाज का, हमारे पिछड़े समाज का, हमारे वंचित समाज के लोगों का अपमान है। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अपने आप को आगे कर कर और देश के एक राज धर्म का और एक राजदंड का जो उन्होंने जिस तरीके से एक स्थापना की है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए हानि पहुंचा रहा है। और राजस्थान के इलेक्शन में मुझे जहां तक लगता है, अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ मिलकर काम करेंगे तो एक ज्वाइंट लीडरशिप में एक बहुत सशक्त सरकार बन सकती है। बीजेपी लीडरशिप में ग्रसित है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी वीक है राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में भी मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का जो सोशल जस्टिस फॉर्मूला है और जो उन्होंने वहां के लोकल लीडरशिप को मजबूत किया है, कर्नाटक में भी अगर आप देखिए तो 21 दिन भारत जोड़ो यात्रा वहां रही, पर वहां की लोकल लीडरशिप सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो टीम थी, उन्होंने इलेक्शन को जिताया। हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी कभी भी नहीं गए, राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी ने उल्टा मंडी में और 2-3 जगह मीटिंग की, तभी वो इलेक्शन जो है कांग्रेस के पक्ष में आया। मध्य प्रदेश में भी लोकल इश्यूज पे इलेक्शन लड़ा जाएगा और राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट अगर मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो राहुल गांधी की प्रेजेंस अगर होगी तो अच्छा है। पर अगर आप कहें कि राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे तो कांग्रेस नहीं जीतेगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। वहां की लोकल लीडरशिप ही इलेक्शन में कार्यरत साबित हो सकती है। जी जी, आदमी सर, अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो बात हम लोग कर रहे हैं, यदि परिस्थितियां वैसी होती हैं जैसी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे और जो अभी हम लोग को दिख रही हैं, तो उसका कितना असर लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ता हुआ दिखेगा? एक लाइन में संक्षेप सा जवाब, फिर उसके बाद हम लोग चूंकि टाइम समाप्त देखिए, हो चुका है। अगर अगर ये इलेक्शन मध्य प्रदेश राजस्थान का मोदी जी के कार्य का जो कार्यकाल रहा है 9 साल का, अगर उस पे लड़ा जाएगा, अगर ये कहा जाएगा कि मोदी नहीं तो और कौन, और मोदी जी अगर ये अपने कहेंगे वहां पे जाके मध्य प्रदेश और राजस्थान में कि आपका वोट मुझे जाएगा, और डबल इंजन की सरकार जो है वो कार्यरत साबित होगी। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तो दूसरी सरकार चल नहीं पाएगी, उसका प्रताड़न होगा।
इस तरीके की अगर बात की जाती है तो कर्नाटक में आपने देखा बजरंगबली भी मोदी जी को नहीं बचा सके। तो अगर मोदी जी मध्य प्रदेश में अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे और राजस्थान में अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे और लोकल इश्यूज पे अगर इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, लोकल लीडरशिप पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, मध्य प्रदेश की सरकार जो 20 साल से वहां कार्यरत है उसके डेवलपमेंट एजेंडे पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें उनको नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा और बीजेपी की निश्चित हार तय है। क्योंकि जिस तरीके से पहलवानों के मामले में आपने देखा जिस तरीके से उनको डील किया गया कल परसों में, उनको किस तरीके से उनको प्रताड़न करके उनको उठा के वहां से भगा दिया गया, और वो देश के गौरवशाली खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश को गौरव दिलाया है। और ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो विनेश और साक्षी को ये कहते हैं कि आप अपने बहनों के साथ, अपनी माताओं के साथ मेरे घर आके डिनर कीजिए, और जब वो इंसाफ की गुहार लगाते हैं तो मोदी जी उस पर चुप हो जाते हैं और उनकी बात नहीं सुनते हैं। और मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, देश का मैं चौकीदार हूं, देश को मैं बिकने नहीं दूंगा, देश में करप्शन नहीं होने दूंगा। और जिस तरीके से देश में लोग देश का पैसा लेके भाग गए, तो इस तरीके से अगर मोदी जी वोट मांगने जाएंगे मध्य प्रदेश राजस्थान में, तो मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। और अगर मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान अपने डेवलपमेंट एजेंडे पे इलेक्शन लड़ते हैं तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में एक अच्छी फाइट वो दे सके।